So we will be starting today is what about the partnership accounting. पार्टनरशिप अकाउंटिंग में भी पार्टनरशिप का हम पढ़ने वाले फंडामेंटल, जिसको मैं पार्टनरशिप की बेसिक अकाउंटिंग भी बोल सकता हूँ। ठीक है, पार्टनरशिप फंडामेंटल के नाम से चैप्टर होता है। नाउ देखिए, वही अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग हम लास्ट ईयर पढ़ के आते हैं, 12th में हमने कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ी। अभी हम डिस्कस करें पार्टनरशिप की अकाउंटिंग। तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट जिसको आप 11th 12th में पढ़ के आते हो, जब आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके चैप्टर पढ़ते हो 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में, तो आप थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में भी पढ़ते हो, थोड़ा पार्टनरशिप के भी बारे में पढ़ते हो। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक की बात करें, हम बात करें इंट्रोडक्शन की, व्हाट इज पार्टनरशिप। तो कोई भी कैसे डिफाइन करेगा पार्टनरशिप को? Any business carried on by 2 or more than 2 people is known as partnership. सिंपल, अपनी लैंग्वेज में मैं बोलूं तो यही है पार्टनरशिप। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप है। कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो वहां पे सिंगल ओनर होता है, एक ही मालिक होता है। पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ एक से ज्यादा ओनर होते हैं, एक से ज्यादा मालिक होते हैं, ये डिफरेंस है। ठीक है, हम उसी के अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो पहले पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा, बहुत थ्योरी तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट इज पार्टनरशिप? तो मैंने कहा अपनी लैंग्वेज में तो बहुत सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टनरशिप के लिए भी एक एक्ट बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो 1932 में फॉर्म हुआ था, बनाया था जब अंग्रेजों का राज था। लेकिन जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना, तो उसमें जब बहुत सारे लॉस को, बहुत सारे कानूनों को अडॉप्ट किया गया, तो इसको भी अडॉप्ट किया गया और ये बिजनेस लॉ के अंडर में आता है। अभी आप 12th के बाद पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ोगे लॉ, तो अलग अलग तरह के लॉ होते हैं। कुछ होते हैं सिविल लॉ। सिविल लॉ जो हम कहते हैं कि कोई क्रिमिनल एक्ट कर दे तो उसके ऊपर क्या केस चलेगा, दैट इज ए पार्ट ऑफ सिविल लॉ। किसी ने कोई फ्रॉड कर दिया तो उसके पास क्या केस चलेगा, दैट इज ए पार्ट ऑफ सिविल लॉ। और जो बिजनेस से रिलेटेड लॉ होते हैं उसमें एक और अलग अलग होते हैं, उसमें एक बिजनेस लॉ होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्योंकि हम यहाँ जब पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो कौन सी पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं? एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हुए फॉर ए बिजनेस, और किसी चीज की नहीं। पार्टनरशिप तो समाज सेवा के लिए भी हो सकती है कि पेंडेमिक चल रहा है, कोविड चल रहा है, 4 लोगों ने मिलकर समाज सेवा का काम शुरू कर दिया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए या फूड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो भी पार्टनरशिप है। लेकिन हम यहाँ बिजनेस की पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, इसलिए ये एक्ट, जो ये कानून जो हमारे हिंदुस्तान में बना हुआ है, ये किसका पार्ट होता है? बिजनेस लॉ का। लेकिन मैं अभी लॉ पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक नॉलेज, जनरल नॉलेज की बात की। तो यही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप को डिफाइन भी करता है। ठीक है, मतलब एक डेफिनेशन तो होती है कि हम अपने मन से बोल देंगे, और एक डेफिनेशन होती है जो एक्ट में लिखी हुई। 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आ जाए, आजकल तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, तो आप अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करोगे तो भी 1 मार्क मिलेगा। और एक होता है कि आप एक्ट की लैंग्वेज को भी आप यूज कर सकते हो एक्ट के सेक्शन 4 में। ठीक है, जो भी कोई कानून बनता है उसमें जो पॉइंट्स होते हैं, दैट पॉइंट्स इज नोन एज सेक्शन। तो एक्ट के सेक्शन 4 ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ वहां पर जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। उसमें पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन दी है कि इट इज अ रिलेशन, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं समझने के लिए, क्योंकि ये सब नोट्स में मिलेगा, आपको सिर्फ समझना ज्यादा है। इट इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business
carried on by all or any of them acting forward. Now, what is the language which is going on? It is a relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. कि कुछ लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है जो इस बात के लिए रेडी हुए हैं, जो इस बात के लिए तैयार हुए हैं कि वो एक ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे जो बिजनेस या तो सारे मिलके चलाएंगे या सबके बिहार पे कोई एक भी चला लेगा, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार हुए हैं। ये डेफिनेशन डिस्कस करने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स। जब हम पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक या फीचर की बात करते हैं तो अगर ये डेफिनेशन आपको पता है तो सारे फीचर, सारी कैरेक्टरिस्टिक इस डेफिनेशन से निकल जाएंगे। यहाँ पे एक लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज, इट इज ए रिलेशन बिटवीन, देखिए जो लाइन में अंडरलाइन करो, पर्सन्स। ये वर्ड है प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में वर्ड दिया हुआ है पर्सन्स। तो पहला फीचर पार्टनरशिप का निकल के आता है टू और मोर पर्सन। द फर्स्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज टू और मोर पर्सन। मतलब to form a partnership at least two people are required, obviously तभी तो पार्टनरशिप बनेगी। सिंगल पर्सन कैन नॉट मेक अ पार्टनरशिप, तो एट लीस्ट टू पीपल आर रिक्वायर्ड, ठीक है, और मोर देन टू, ठीक है। तो पहला फीचर निकल गया इस वर्ड से, पर्सन्स वर्ड से, क्योंकि ये रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच में, तो लोगों का होना जरूरी है। लोगों का इज ए प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो टू और मोर पर्सन्स। अब इसमें मिनिमम तो कितने, दो चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम हो सकते हैं 50। मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो पार्टनरशिप में मेंबर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 50, राइट। एक और चीज हम इसमें समझे कि मान लो ए बी सी 3 लोग हैं, 3 पर्सन है जिन्होंने मिलकर क्या की, पार्टनरशिप करी, ठीक है। इंडिविजुअली ए बी और सी को क्या कहा जाएगा? दे आर नोन एज पार्टनर्स। द पीपल हु आर इनटू पार्टनरशिप इंडिविजुअली दे आर नोन एज पार्टनर्स। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, जब आप 11th की अकाउंटिंग पढ़ते थे तो जो सोल प्रोप्राइटर, जो ओनर होता था, उसके लिए आप वर्ड यूज करते थे बिजनेसमैन या ओनर ज्यादातर। यहाँ बिजनेसमैन बोलते हुए कम है बिजनेसमैन, लेकिन हमारे मुंह से जो लैंग्वेज निकलेगी उनके लिए बिजनेसमैन या ओनर नहीं निकलेगी, हम उनको क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। जैसे कंपनी में जो लोग पैसा लगाते दे आर शेयर होल्डर, वैसे यहाँ पे जो लोग पैसा लगा रहे हैं दे आर नोन एज पार्टनर्स, जो उसके ओनर है। तो individually the people who are in partnership, individually they are known as partners, and collectively when they are together, collective they are, that is known as firm. Collectively they are known as firm. मिला के जब उनको बोलेंगे, ये भी एक डिफरेंस है कि 11th क्लास में हम बोलते थे बिजनेस वर्ड यूज करते थे, यहाँ वर्ड यूज करेंगे हम फर्म। पार्टनरशिप बिजनेस को किस वर्ड से डिनोट किया जाता है? फर्म से। और फर्म की आइडेंटिटी पार्टनर से, ये पार्टनर नहीं होंगे तो फर्म की कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो इंडिविजुअली द पीपल इन द पार्टनरशिप आर नोन एज पार्टनर्स, एंड व्हेन दे आर कलेक्टिव टुगेदर दे आर नोन एज पार्टनरशिप, ठीक है। और ये मिनिमम और मैक्सिमम वाली कंडीशन ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए काम आ जाती है, राइट। So this is the first feature of partnership जो हमने डेफिनेशन के एक वर्ड से निकाला, क्लियर। सेकंड फीचर की बात करता हूँ पार्टनरशिप का। अगला वर्ड जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ दैट इज एग्रीड। तो सेकंड फीचर पार्टनरशिप का निकलता है दैट इज एग्रीमेंट। एग्रीड किससे मिलके बना? एग्रीड बना किससे? एग्रीमेंट से, ठीक है। नाउ एग्रीमेंट क्या है?
कि जब दो या दो से ज्यादा लोग, आज हम दो फ्रेंड्स मिल जाए, कुछ भी डिसाइड करें, तो फिर कोई एक की चलेगी क्या? अगर एक एक ज्यादा बोलेगा तो क्या बोलेंगे, अच्छा चुप रहे, तेरी थोड़ी ना चलेगी, हमारी भी चलेगी। तो क्या होता है, when two or more than two people are deciding something, they are discussing anything for something, ठीक है, कुछ भी डिस्कस करें किसी भी चीज के लिए, तो उनका एक आपस में एग्रीमेंट होना जरूरी है, मतलब सब लोग एक कंसेंसस पे होना जरूरी है। एक राउंड टेबल मीटिंग होना जरूरी है। राउंड टेबल से मेरा मतलब ये है, ऐसा नहीं कि वो गोल टेबल लेके बैठ जाएंगे। राउंड टेबल से मेरा मतलब ये है कि उन लोगों में आपस में एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो पार्टनरशिप कहते हैं रन्स ऑन द व्हील्स ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के पहियों पर चलती है, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं हो सकती। क्योंकि जब भी वो, और ये तो बिजनेस है, बिजनेस इज ऑल अबाउट सबका सपना, मनी मनी, मामला पैसे का है। पैसे का है तो झगड़ा होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, डिस्प्यूट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सारी लड़ाई की जड़ क्या है, पैसा है। तो फिर ये कहा गया कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ द पार्टनरशिप की जो भी लोग, जो भी पार्टनर्स उस फर्म में है, तो बिजनेस के वर्किंग को लेके उनके बीच में आपस में एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो देयर शुड बी एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल भी हो चाहे रिटर्न भी हो, इसका कंपल्शन नहीं। द एग्रीमेंट कैन बी इन ओरल फॉर्म और कैन बी इन रिटर्न फॉर्म, वो पार्टनर्स की मर्जी है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, पार्टनरशिप में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, दोस्त है। अब दोस्तों ने पार्टनरशिप कर ली तो वो क्या सोचते हैं, अरे ठीक है एग्रीमेंट ऐसे बोल के कर लेते, तू ये करेगा मैं ये करूंगा, मैं इतना पैसा लाऊंगा तू इतना पैसा लाएगा, लिखने की क्या जरूरत है, रिटर्न एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत है, तो ओरल कर लेते। लेकिन ये कहा जाता है इट इज बेटर टू हैव द एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म। बेटर हो तो अच्छा, मतलब रिटर्न फॉर्म में हो तो बेटर है। सॉरी, क्यों 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 रिटर्न फॉर्म में बेटर होगा एग्रीमेंट? एग्रीमेंट अगर रिटर्न फॉर्म में होगा तो बेटर क्यों होगा? सर डिस्प्यूट्स में काम, यस, डिस्प्यूट सोल्व करने में काम आएगा। कल को डिस्प्यूट्स हो गए तो बोलेगा अच्छा ऐसे नहीं है, ऐसा तो डिसाइड ही नहीं हुआ, तो लिखा हुआ होगा तो प्रूफ रहेगा, लिखा हुआ नहीं है तो कोई प्रूफ नहीं है, बोला हुआ तो पता नहीं कहाँ गया है, गवर्नमेंट में हवा में घूम रहा है वो वर्ड, नोबडी नोज। ठीक है, तो इसलिए इट इज बेटर टू हैव द एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म, राइट? तो दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। थर्ड फीचर की बात करते हैं। थर्ड वर्ड आ रहा है शेयर। किसका शेयरिंग? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका? बिजनेस। ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस कि मैंने तो पहले ही आपको कह दिया कि यहाँ हम कौन से बिजनेस, कौन सी पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं? एक ऐसी पार्टनरशिप जो किसके लिए फॉर्म हुई है? बिजनेस के लिए। कि यहाँ हम ऐसी पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं जो बिजनेस के लिए फॉर्म हुई है। और हर बिजनेस का मोटिव क्या होता है? आप 11th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, टू अर्न प्रॉफिट। और बिजनेस भी ऐसा जो लीगल बिजनेस हो, लीगल इन द आई ऑफ लॉ। कि मान लीजिए एबीसी ने कोई पार्टनरशिप करी कि चलो सोने की स्मगलिंग करते हैं, है ना, मूवीज में देखते हो ना, सोने का कंसाइनमेंट आ रहा है, लोग स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं। नाउ द स्मगलिंग ऑफ गोल्ड एंड स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स और द बिजनेस ऑफ ड्रग्स इज इलीगल इन आवर कंट्री। तो अगर कंट्री में वो काम ही इलीगल है तो पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी? इलीगल हो जाएगी। इसलिए बिजनेस भी ऐसा होना चाहिए जो लीगल बिजनेस हो, लीगल इन द आई ऑफ लॉ, कानून की नजर में उसका लीगल होना जरूरी है। तो दैट इज अगेन वन ऑफ द फीचर कि हम यहाँ जब पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग में, तो हम बिजनेस के लिए पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है बट वो लीगल, राइट? फोर्थ, शेयरिंग। एक और वर्ड आ रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट।
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, अगेन वन ऑफ द फीचर कि यहाँ पे हर पार्टनर का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो दूसरे पार्टनर्स के साथ अपने प्रॉफिट को क्या करेगा, शेयर करेगा। मतलब किसी भी पार्टनर का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि सारा मैं ही हजम कर लूं, सारा मुझे ही मिल जाए, दूसरे को तो ना मिले, जो भी मिले मुझे मिले, ऐसा माइंडसेट और ऐसा ऑब्जेक्टिव पार्टनर का नहीं होना चाहिए। हर पार्टनर का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो दूसरे पार्टनर्स के साथ प्रॉफिट को क्या करेगा, शेयर करेगा। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और नॉट ओनली प्रॉफिट, लॉसेज होंगे तो भी शेयर किए जाएंगे। ठीक है। फिफ्थ, एक होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। नाउ ये प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप क्या आप ये दो वर्ड को समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल एंड एजेंट? Can anyone tell me the meaning of these two words, how these two words are interrelated, principal and agent? सर एजेंट तो प्रिंसिपल के उस पर काम करते भी आप। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर एजेंट जो प्रिंसिपल के लिए काम करते हैं। एजेंट मतलब कोई प्रिंसिपल बिजनेस है तो एजेंट उस पर काम करता है। हाँ, प्रिंसिपल बिजनेस नहीं, ये दोनों पर्सन हो सकते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मास्टर एंड हिज सर्वेंट। कि अगर मान लीजिए आई एम रनिंग अ बिजनेस, मैंने कोई एजेंट अपॉइंट कर दिया, तो मैं एक पर्सन हो गया और मेरा एजेंट जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। या आप मान लीजिए यहाँ ऑफिस में आते हो और फ्रंट टेबल पे आपको कोई पर्सन बैठा हुआ मिलता है जो आपसे इंटरेक्ट करता है, इसका मतलब वो मेरा एजेंट हो गया। अगर वो आपसे बात कर रहा है इसका मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आई एम द प्रिंसिपल एंड ही और शी इज माय एजेंट। ठीक है। तो कहते हैं कि पार्टनरशिप में हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल मतलब मास्टर, एजेंट मतलब सॉर्ट ऑफ सर्वेंट। ठीक है ना, या रिप्रेजेंटेटिव बोल दो, अच्छा वर्ड यूज कर लेते हैं। तो मान लीजिए एबीसी पार्टनर है, ये कहते हैं पार्टनरशिप में हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है। मान लीजिए सी मार्केट में जाता है, एग्जांपल से समझाता हूं इस पॉइंट को। सी मार्केट में जाता है और किसी एक्स पर्सन को कुछ प्रॉमिस करके आता है, कुछ भी प्रॉमिस करके आता है कि मैं आपको 100 रुपीज पर केजी में हमारा प्रोडक्ट दे दूंगा। ठीक है, डिस्काउंट भी दे देंगे आपको, फलाना भी दे देंगे, ठिकाना भी दे देंगे, सब ऑफर भी दे देंगे आपको, फॉरेन ट्रिप भी दे देंगे, और बिजनेस में बहुत कुछ होता है ना। तो सी ने कुल मिला के किसी आउटसाइडर पर्सन को कुछ प्रॉमिस कर। अब सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हमने कहा हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल और एजेंट है। यहाँ पे जब सी मार्केट में जाके किसी थर्ड पर्सन से इंटरेक्ट कर रहा है तो सी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए और बी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब सी जो प्रॉमिस कर रहा है ऑटोमेटिकली ए और बी उसके लिए क्या हो जाएंगे? बाउंड हो जाएंगे, क्योंकि सी जो भी प्रॉमिस कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए, सी एजेंट हो गए और ए और बी कौन हो गए? प्रिंसिपल। वाइसा वर्सा ले लो कि ए और बी किसी को प्रॉमिस करते हैं या ए किसी को प्रॉमिस करता है तो ऑटोमेटिकली वो बी और सी का एजेंट हो गया। तो हर पार्टनर एक दूसरे के एक्ट से क्या होते हैं? बाउंड होते हैं, जो फर्म के लिए किए गए। इंडिविजुअली वो कुछ भी करे, इंडिविजुअली वो जाके किसी को मार के आ जाए तो पुलिस इन दोनों को थोड़ी ना पकड़ेगी। लेकिन फर्म के बिहाफ पे जो एक्ट करते हैं तो फर्म के अंदर यही मानते हैं हम कि एवरी पार्टनर रिप्रेजेंट द अदर पार्टनर एंड एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल ऑफ अदर पार्टनर एज वेल एज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। ठीक है, तो पार्टनरशिप में जो रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला रिलेशनशिप होता है। समझ में आया?
चलिए लास्ट फीचर एक वर्ड है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यही इस फीचर को भी यही बोलते हैं, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी। पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है कि जितने पार्टनर है वो सब मिलके बिजनेस करें, सब मिलके भी कर सकते हैं और सबके बिहाफ में कोई एक भी कर सकता है। मतलब सारे पार्टनर्स एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट करें ऐसा जरूरी नहीं है। और ये भी आपने 11th में थ्योरी में पढ़ा होगा, पक्की बात है। 11th में जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ाया जाता है तो एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर, तो उसमें एक आपको डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर भी पढ़ाया जाता है। अगर थोड़ा बहुत आपकी याददाश्त हो, वंस अपॉन ए टाइम ऐसा आपने कुछ पढ़ा था। डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? एक ऐसा पार्टनर जो अपना पैसा लगाता है लेकिन बिजनेस में जो पार्टिसिपेट नहीं करता है वो डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है, तो कुल मिला के कंक्लूजन से इतना सा है कि पार्टनरशिप बिजनेस को सारे मिलके भी चला सकते हैं या सबके लिए आपसे कोई एक भी रन कर सकता है। तो दीज आर द फीचर ऑफ पार्टनरशिप, जो देखो कहीं और से नहीं निकला, कहां से निकल गया? पार्टनरशिप की डेफिनेशन से। और डेफिनेशन में भी आप ये वाले भी याद रख सकते हो, बहुत आसान डेफिनेशन है जो आपको याद रह जाएगी। यहाँ तक देखिए, शुरुआत में थोड़ी बहुत थ्योरी है जो पार्टनरशिप के, बल्कि आपने पार्टनरशिप की ज्यादा थ्योरी तो 11th में पढ़ रखी है, बट थोड़ी सी थ्योरी है जो थोड़ा सा पार्टनरशिप को एक्सप्लेन करती है, थोड़ा सा पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करते हैं। अदरवाइज तो ज्यादा पार्ट सारा प्रैक्टिकल ही। ठीक है, फिर आते हैं एक और टॉपिक पे। ये तो पार्टनरशिप के बारे में हो गया और उसके फीचर हो गए। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड। द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड इज अगेन ए 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमने अभी बात की थी एग्रीमेंट कि एग्रीमेंट होना जरूरी है पार्टनर्स में, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो। तो पार्टनरशिप डीड को कैसे समझेंगे? जब पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? रिटन फॉर्म में। तो वो क्या बन जाती है? पार्टनरशिप डीड बन जाती है। बहुत सिंपल 1 लाइन की डेफिनेशन। When the agreement among the partner is in written form, it is known as partnership deed. उसी एग्रीमेंट को लिख लिया जाए तो it will become the partnership deed. That's it. ठीक है, तो हमने तो कहा था कि रिटर्न में हो तो बेटर है, और रिटर्न में हो गया। डीड मतलब क्या? डीड इसी को कहते हैं, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डीड। तो वो पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट जब लिख लिया तो पार्टनरशिप डीड बन गया। अब बात आती है कंटेंट की कि भाई इसके अंदर आएगा क्या? अरे जो मर्जी है वो लिखो। 3 लोग मिलके कुछ डिसाइड कर रहे हैं, तो जो उनकी मर्जी है लिखो, उसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। लेकिन फिर भी आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे, नोट्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें 15-20 पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है। तो जनरल पॉइंट है कि अगर हम एग्रीमेंट करने बैठेंगे, पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले तो फर्म के बिजनेस के बारे में आएगा, नेम एड्रेस, फर्म का कोई नेम रखा जाएगा बिजनेस का, वो आएगा, उसका एड्रेस आएगा, किस चीज का बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस आएगा। फिर पार्टनर्स की सारी इंफॉर्मेशन आएगी, कौन कौन पार्टनर है, उनके नेम एड्रेस वगैरह आएंगे। यही होता है डीड में। फिर किसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय, वो नहीं लिख रहा हूँ, सुनो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स वो आ जाएगा। फिर अगर उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम अपनी कैपिटल पे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा? पर क्या होना फिर 11th में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फंडा होगा। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम ड्राइंग जो भी पार्टनर करेगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या होगा? उन्होंने डिसाइड किया कि भाई जो पार्टनर ज्यादा काम करेगा उसको कोई स्पेसिफिक सैलरी देंगे, तो कितनी होगी? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? अब यहाँ पे यही तो फर्क है
कि अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस की बात करूं तो यही सबसे बड़ा फर्क है कि वहां सारा प्रॉफिट एक ही ओनर का होता था और यहाँ प्रॉफिट का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा अमंग द पार्टनर्स। और उसके लिए एक रेशियो बनता है, दैट इज नोन एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिस रेशियो में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट रेशियो इज नोन एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये भी वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, तो डील में ये लिखना जरूरी, क्योंकि सारी झगड़े की जड़ तो यही है कि भाई जब प्रॉफिट होगा तो उसका रेशियो क्या होगा, बराबर रहेगा या कुछ और रहेगा, किसी को ज्यादा किसी को कम होगा, वो सब डिसाइड। अकाउंट्स कहाँ रखे जाएंगे, अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करेंगे, कौन मेंटेन करेगा, फर्म की प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज में दे, मान लो फर्म की कोई कार है, अब एक जना तो अपनी बीवी बच्चों को घुमा रहा है, बाकी दोनों काम ही नहीं ले रहे, तो डिस्प्यूट होगा तो भाई पहले लिख दो कि फर्म की प्रॉपर्टी को, किसी भी एसेट को कोई कैसे यूज करे, कुछ भी लिख सकते हैं, एडिशनल कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं। डिस्प्यूट होगा तो क्या होगा, कल को मान लीजिए चलती हुई पार्टनरशिप में कोई नए पार्टनर को लाना होगा, जो आगे चैप्टर भी आएगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे आप, तो नया पार्टनर आता है फर्म में तो क्या होगा, कैसे अकाउंटिंग करेंगे। कोई पार्टनर छोड़ के जाना चाहे तो क्या होगा, आपस में डिस्प्यूट हो जाए तो किस काका जी के पास होगा, किसके पास जाएंगे डिस्प्यूट को सेटल करवाने के लिए, लड़ाई करेंगे तो कैसे करेंगे, लाठियों से करेंगे कि बंदूक से करेंगे कि AK-47 से करेंगे, मैं ये नहीं लिखते, लेकिन एवरीथिंग कैन बी रिटन व्हाटएवर दे लाइक on each and every point where the partners want to agree, they can write that in the partnership deed. There are a few general points, other than that there can be any point. मैं एक पार्टनर हूँ, मेरे दिमाग में क्या बात आ रही है मैं वो लिखवा सकता हूँ। मेरे दिमाग में आ रही है हर किसी को 5 घंटे तो कम से कम आना पड़ेगा, लिखो 5 घंटे आना पड़ेगा, सबको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप तो तभी चलेगी ना जब सबका माइंडसेट ठीक जैसा होगा। तो यही है बस छोटा सा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड कि रिटन फॉर्म में अगर एग्रीमेंट हो गया इट विल बिकम द पार्टनरशिप डीड, और उसके कंटेंट कुछ भी हो सकते हैं। 5 मैंने 10-15 तो आपको बता दिए जो जनरल कंटेंट है, बाकी बुक में कंटेंट वंटेंट कहीं पूछे नहीं जाते, सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, राइट। So it is better to have the इसलिए to avoid the अब एक टॉपिक इसी से रिलेटेड है, एक टॉपिक पढ़ते हम रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और डिस्प्यूट हो जाएगा किसी को लेके, है ना, सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, ओके तो हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए ABC पार्टनर है और उनका रेशियो है 3:2:1। ABC पार्टनर है, उन्होंने डिसाइड किया 3:2:1। अब समझ लीजिए उन्होंने डीड बनाई, क्या बनाई है, डीड बनाई है, और जब प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आई तो बी और सी ने अपनी पार्टी बना ली, आम आदमी पार्टी है ना, एक अलग पार्टी बना ली और वो कहने लगे नहीं भैया 3:1 डिसाइड नहीं हुआ, 1:1:1 डिसाइड। मतलब अपनी क्या बना ली उन्होंने, एक कहते हैं ना गुट बना लिया, गुट बना लिया कि काम करते हैं हम दोनों एक हो जाते हैं और हम दोनों बोलेंगे जोर से कि 3:1 नहीं हुआ था, 1:1 मेजॉरिटी विंस। अब पक्की बात है 3:1 डिसाइड हुआ और एंड में बी और सी ने कहा नहीं भैया 1:1 डिसाइड हुआ है, तो डिस्प्यूट होना पक्का है। अब डिस्प्यूट होगा तो कैसे सॉल्व होगा, लात घूसे डंडे बंदूकें वो चलेगी एवरी टाइम, तो वो नहीं चलता। डिस्प्यूट का एक ही देव स्थान है, कोई भी डिस्प्यूट हो तो हमारे देश में एक ही देव स्थान है, कहा, कोर्ट में चले जाओ भाई, आई विल सी यू इन कोर्ट, है ना, तो डिस्प्यूट है तो कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में जाएगा तो आपने देखा क्या कोर्ट का सीन, मूवी देखी होगी आपने ना, जॉली LLB 2,
कोर्ट का सीन बहुत सारी मूवीज में आता है, कोर्ट का सीन। तो कानून के आंखों पे क्या बनी हुई है पट्टी, वो जो कानून की देवी है, गॉडेस ऑफ लॉ, उसकी कानून के आंख पे पट्टी है। पट्टी क्यों है? क्योंकि कानून जो है, लॉ जो है, अगर आप अपनी बात कहोगे, मैं अपनी बात कहूंगा, हम दोनों में डिस्प्यूट है, तो कोर्ट दोनों से क्या मांगेगा? प्रूफ मांगेगा। कानून अंधा है ऐसा बोलते हैं, लॉ नीड्स द प्रूफ। ठीक है, तो डिस्प्यूट कोर्ट में जाता है, ए बोलता है 3-2-1 डिसाइड हुआ था, बी सी बोलते हैं 1-1-1 डिसाइड हुआ था, दोनों से प्रूफ मांगा जाएगा। अब सुनिएगा, डीड है, डीड है, किसके फेवर में जाएगा डिसीजन? किसके फेवर में जाएगा? ए के फेवर में जाएगा डिसीजन, ए के फेवर में जाएगा, क्योंकि डीड है, डीड में लिखा हुआ है 3-2-1। और वैसे तो मैं बताऊं, डीड होगी तो कैंपेन नहीं करेंगे, या आम आदमी पार्टी भी नहीं बनती डीड होती, क्योंकि डीड है, उसमें लिखा हुआ है, तो फिर पक्की बात है कि वो लोग आपस में किसी भी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो डीड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो डीड है तो शायद डिस्प्यूट ही नहीं होगा, और फिर भी हो जाए तो डीड में जो लिखा है उसके हिसाब से कोर्ट अपना डिसीजन दे देगा। अब आप इसी स्टोरी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ी देर के लिए मानिए कि इनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं। अब ए जाके बोल रहा है, जज साहब हमारा 3-2-1 डिसाइड हुआ था, ये दोनों पलट गए और इन्होंने कहा 1-1-1 डिसाइड होगा। बी और सी बोलेंगे नहीं सर, ये ए तो पूरा झूठा एक नंबर था, हमने तो 1-1-1 ये डिसाइड किया था। नाउ कोर्ट में पूछा जाएगा ए से, बी से, सी से प्रूफ। किसी के पास भी अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है प्रूव करने के लिए, क्या करें? तो फिर कोर्ट ये बोलेगा ठीक है भाई, कोर्ट के बाहर मैदान बना हुआ है, जाओ वहां लड़ो, जो जीतेगा उसके फेवर में डिसीजन दे देंगे। कैसा होगा? ऐसा तो नहीं होगा, कोर्ट में गए हो तो कोर्ट सेटिस्फाई तो करके भेजेगा। तो फिर कोर्ट किसको फॉलो करेगा? पुराणों को, है ना। झूठ बोलना पाप है, कहाँ लिखा है? क्यों पाप है? क्या लिखा है? क्या पुराणों में लिखा है हमारे, है ना, जो हम हिंदू शास्त्र फॉलो करते कि भाई झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, इसलिए हम कहते हैं झूठ बोलना पाप है। हेलमेट पहनना जरूरी है, कहाँ लिखा है? लॉ में लिखा है, इसलिए आपको हेलमेट पहनना है। तो फिर वही कोर्ट किसको फॉलो करेगा? लॉ को फॉलो करेगा। कोर्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो डीड है, प्रूफ है, एविडेंस है, उसके हिसाब से अपना डिसीजन देगा, नहीं तो ये रूल्स फॉलो होंगे। और ये रूल्स ऐसे हैं जो हमारे को आगे क्वेश्चन करते वक्त भी प्रैक्टिकली काम आएंगे। तो थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है। फिर वही बुक्स वगैरह देखोगे तो अराउंड 7-8 रूल है, लेकिन मैं 4 रूल बेसिक डिस्कस करूंगा, वही काम आते हैं। देयर आर 4 रूल, क्योंकि मैंने कहा झगड़ा किसका होता है? पैसे का झगड़ा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल, रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, लॉ क्या कहता है कि बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए? लॉ की नजर में, कानून की नजर में सब बराबर है। तो लॉ ये कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या रहेगा? इक्वल। अकॉर्डिंग टू द लॉ ये कहता है कि कोई भी पार्टनर कितना भी पैसा लगाए, कितना भी काम करे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो काम करे या ना करे, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस और सैलरी और एनी टाइप ऑफ रेम्युनरेशन। किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट के, या इसको ऐसे भी कह सकता हूं, किसी भी पार्टनर को एक फर्म में अपना प्रॉफिट का शेयर के अलावा कुछ भी और रेम्युनरेशन लेने का राइट नहीं है। ना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा, ना किसी तरह का बोनस और सैलरी लेगा। सिर्फ वो पार्टनर है फर्म का, तो अपना प्रॉफिट का शेयर ले और मस्त रहे। लॉ ये कहता है। थर्ड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। लॉ ये कहता है कि ड्राइंग की है, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग की है, उसे कैपिटल से माइनस किया जाता है, वो सब करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। और एक फोर्थ रूल जो काम आता है, सब क्वेश्चन करते वक्त काम आएंगे। फोर्थ रूल, इफ
loan is provided by partner. पार्टनर ने अगर लोन प्रोवाइड किया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6% पर एनम। अब ये क्या स्टोरी है, देखिए पार्टनर ओनर है तो कैपिटल तो वो लेके आएगा ही सही, कैपिटल तो उसने लगाई होगी। बहुत सी बार जब फर्म्स को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, फर्म को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो या तो फंड अरेंज करने के लिए कहीं से बोरो करे, बाहर किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा बोरो करे, या कोई पार्टनर फाइनेंशियली साउंड होता है तो वो पार्टनर जो है वो फर्म को क्या करता है, लोन दे देता है अपनी कैपिटल के अलावा। तो मैं कहता हूं जब किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उस पार्टनर का डबल रोल हो जाता है कि उसने जो कैपिटल लगाई है उसके लिए तो फर्म का ओनर है, उसके लिए तो पार्टनर है, उसने जो कैपिटल का पैसा इन्वेस्ट किया है वो पार्टनर की हैसियत से किया है, और उसने वो जो लोन दिया है फर्म को उसके लिए वो फर्म का कौन बन जाता है, क्रेडिटर, लेंडर बन जाता है। ठीक है, तो अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो लॉ ये कहता है, मान लो उसके इंटरेस्ट रेट को लेकर डिस्प्यूट हो जाए, अगर रिटर्न में डिसाइड नहीं हुआ तो लॉ ये कहता है कि उसका फिक्स इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम, सालाना, वार्षिक, पूरे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा दैट इज 6% पर एनम। सो दीज आर द 4 बेसिक रूल। मैं फिर कह रहा हूँ 7-8 रूल है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये 4 ध्यान रखिए, यही काम आएंगे। So these are the 4 basic rules which are applicable in the absence of partnership deed। कि अगर partnership deed silent है, partnership deed में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो फिर ये 4 रूल एप्लीकेबल। अब मैं वापस इस पॉइंट पे आता हूँ जो मैंने स्टोरी क्रिएट की थी कि ABC है, रिटर्न डीड है तो किसके फेवर में गया, ए के फेवर में गया। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इनका ओरल एग्रीमेंट था, कुछ भी रिटर्न नहीं था, है ना। ए से पूछा, इसके पास भी प्रूफ नहीं है, बी और सी से पूछा, इसके पास भी प्रूफ नहीं है। अब कोर्ट क्या करेगा, किसके फेवर में डिसीजन जाएगा, किसके फेवर में डिसीजन जाएगा, बी और सी, 1:1:1 बी और सी के फेवर में डिसीजन जाएगा कि भैया जाओ और 1:1:1 क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि लॉ को फॉलो किया जाएगा। अब यहाँ पे बेचारा ए सही है, बी और सी गलत है, तो भी उनके फेवर में डिसीजन चला गया। इसीलिए कहते हैं इट इज बेटर टू हैव द एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म। समझ में आया। उसके अलावा ये रूल क्वेश्चन करते वक्त कैसे काम आते हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा, आपको कहा जाएगा प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। तब उसके लिए या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे कि किस रेशियो में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं दिया किसी क्वेश्चन में, साइलेंट है, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, इक्वल। समझ में आया। ऐसे आपके ये रूल क्वेश्चन करते वक्त काम आएंगे कि किसी भी क्वेश्चन में पार्टनर्स का रेशियो नहीं दिया होगा तो कौन सा चलेगा, इक्वल। किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह के लिए कहा होगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। किसी क्वेश्चन में आपको बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, रेट नहीं दिया तो आप नहीं लोगे, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता ही नहीं। किसी क्वेश्चन में आपको लोन दिया पार्टनर का और बोला उसको इंटरेस्ट देना और रेट नहीं दिया तो कितना लगेगा, 6% पर। तो ये क्वेश्चन करते वक्त भी ये रूल आपके काम आने वाले हैं, राइट। कोई डाउट है इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, मेरा आज का लेक्चर कंक्लूड करने के लिए लास्ट में एक चीज और डिस्कस करता हूं। वापस इस स्टोरी पे आता हूं कि डीड नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में पार्टनरशिप के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आज का लेक्चर एंड करूंगा कि डीड नहीं है तो हमने कहा डिसीजन किसके फेवर में जाएगा, बी और सी के फेवर में, कि कोर्ट ये कहेगा जाओ भैया 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, अब सुनिएगा, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया 1:1:1। कुछ दिन निकले, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन, वापस बी और सी को अपनी गलती का एहसास हो गया ना,
सुबह का भूला, शाम को लौटा है तो भूला नहीं कहते। ठीक है, बी और सी को अपनी गलती का एहसास हो गया, बी और सी को सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं ठीक है भाई ये हम लोगों से गलती हो गई, चलो वापस 3 to 1 करते हैं, चलो वापस 3 to 1। पापा जी का राज है। तो कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि कैसे बांटो, कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1 1 1। और अब बी और सी और ए वापस डिसाइड करना चाहते हैं क्या, 3 to 1। क्या वो कर सकते हैं? कोर्ट के डिसीजन के बाद क्या वो कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। किसी से भी पूछूंगा तो वो ये बोलेगा क्योंकि कोर्ट, और सबके दिमाग में होता है कोर्ट तो काका जी ये बिग बॉस है, वो भैया वो कोर्ट ने डिसीजन दिया तो उसके बाद कैसे कर सकते? तो यहां जवाब है कर सकते हैं, एग्रीमेंट से नहीं, म्यूचुअल कंसेंट। पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा एसेंस होता है, बहुत बड़ा पॉइंट होता है म्यूचुअल कंसेंट। अगर किसी बात को करने के लिए उनके बीच में म्यूचुअल कंसेंट है तो दे कैन चेंज इवन द रूल ऑफ लॉ। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, एंड काजी मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काजी इन उर्दू? जज, कोर्ट, लॉ, दैट इज काजी। तो पार्टनरशिप के लिए लाइन परफेक्ट बैठती है, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, कि पार्टनर्स अगर किसी चीज के लिए रेडी हैं तो फिर उनको कोर्ट के ऑर्डर की भी फिक्र नहीं करनी, क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले तो पार्टनर ही हैं। ठीक है, अगर वो किसी बात के लिए तैयार है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? ठीक है।